Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, dear friends. I am Waqas Khoso, advocate, and today in this lecture we are going to discuss about rest of the rules of Order number 41, which deals with appeal against the decrees and orders. So, in the previous lecture, we have discussed some limited rules of this order. In this lecture today, we are going to go through the rest of the rules. In the previous lecture, as per Rule 16, we discussed that who has the right to begin in the appeal. So applicant shall begin first the process of appeal, and then the respondent shall come on his side, and at last applicant will have the right to respond. लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई टाइम फिक्स हुआ है फॉर द अपीयरेंस, और जो अपीलेंट है वो अपीयर नहीं होता अगर, तो रूल 16 के बाद वाले जो रूल है वो कहते हैं कि अपील जो है वो डिसमिस हो सकती है। कोर्ट के पास, एपेलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि उसको अपील को डिसमिस कर सकती है। लेकिन अगर एपेलेंट बाद में आता है और वो कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि वाई आई कुड नॉट अपीयर बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, कि मैं क्यों नहीं आ पाया, तो उस डिफॉल्ट पर अगर वो सेटिस्फाई कर लेता है कोर्ट को, तो कोर्ट उस अपील को फिर से रीएडमिट कर सकती है एज पर रूल 19। So rule 19 states that if appeal was dismissed because of non-appearance of the appellant, it can be readmitted if satisfied by the appellant subject to such terms as to costs. अगर कोई भी कोस्ट वगैरह कोर्ट इम्पोज करती है तो वो तो पे करने होंगे appellant को, और वो अगर appellant उसको पे कर लेता है और कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेता है, then the appeal may be readmitted. So meanwhile, rule number 21 states rehearing on application of respondent against whom ex parte decree made. ऐसा हुआ कि भाई अपीलेंट तो अपीयर हुआ लेकिन रेस्पोंडेंट अपीयर नहीं हुआ। कोर्ट ने एक्स पार्टी जो है ना वो अपील को सुन लिया, अपील को डिसाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑन द नेक्स्ट हियरिंग जो है वो डिफेंडेंट आके अपीयर हो जाता है कोर्ट में, यानी अभी अपील तो चल रही है, कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया है, बट देयर इज सम टाइम लेफ्ट। डिफेंडेंट रेस्पोंडेंट जो है वो अपीयर हो जाता है और कोर्ट को आकर सेटिस्फाई करता है कि वाई ही कुड नॉट अपीयर। वो कह सकता है कि नोटिस वगैरह मुझ पर प्रॉपर सर्व नहीं हुए थे, आई हैड नो नॉलेज अबाउट दिस सिचुएशन, देयरफॉर आई कुडंट अपीयर। और कोर्ट अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेता है तो फिर जो है वो, अगर वो कोर्ट को जो है वो सेटिस्फाई कर लेता है तो फिर इन दैट केस जो है वो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकती है उस अपील को। अनस भाई, आपने बड़ा लेट से ज्वाइन किया है। हेलो। तो कोर्ट ने जो वो एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया था, डिग्री पास की थी अगेंस्ट दैट रेस्पोंडेंट, तो फिर जो है वो उसको रीहियर दोबारा वो कर सकती है कोर्ट। अनस भाई, आपने बड़ा लेट से ज्वाइन किया है, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। नेटवर्क का इशू था, दो तीन दफा तो जूम से हुआ ही नहीं। मैंने कहा शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फिर अब किया तो अब हुआ है। हाँ, तो ऐसा हुआ कि भाई मैंने जो है वो अपने हिसाब से स्टार्ट कर दिया है इसको, और इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जो कुछ ही रूल्स अभी जो इसका डिस्कस किए हैं हमने, कि अगर जो है वो अपीलेंट वो कोई स्पेसिफिक जो डेट फिक्स हुई थी उस पर अगर वो अपीयर नहीं होता तो कोर्ट जो है उसके अपील को डिसमिस कर सकती है। लेकिन अगर वो अपीलेंट बाद में कोई दूसरी डेट पर अपीयर हो जाता है और कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेता है कि वाई ही कुड नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट, तो फिर जो है कोर्ट सब्जेक्ट टू कोस्ट उस अपील को फिर से री एडमिट कर सकती है। इसी तरह कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो एक्स पार्टी ऑर्डर या डिक्री जो है वो पास कर सकती है अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट, अगर रेस्पोंडेंट अपीयर नहीं होता। और अगर रेस्पोंडेंट ने ऑन द नेक्स्ट डेट के जब एक्स पार्टी ऑर्डर या डिक्री पास हो गया, फिर जो है वो रेस्पोंडेंट अपीयर होता है और कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि वाई ही कुड नॉट अपीयर।
वो अपीयर क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज ड्यू नोटिस वॉज नॉट सर्व्ड अपॉन हिम, नोटिस सर्व नहीं हुए थे, वो उसको पता ही नहीं था। तो इस मामलात में इन सिचुएशंस के थ्रू ही कैन सेटिस्फाई द कोर्ट। अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेता है तो फिर कोर्ट जो है वो सब्जेक्ट टू द कोस्ट जो है उसको फिर से रीहियरिंग के लिए स्टार्ट कर सकती है और रिस्पोंडेंट को सुन सकती है इन दिस रिगार्ड। तो हम रूल 21 तक अभी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, अपील को। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। रूल नंबर 27 स्टेट्स प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस इन एपीलेट कोर्ट। तो जाहिर सी बात है एविडेंसेस भी होंगे। ये एडिशनल एविडेंस टर्म इसलिए यूज हुआ है क्योंकि अपील जो है उसको माना जाता है कि इट इज पार्ट ऑफ द सूट। जो स्टार्ट में जो सूट हुआ था, जिसकी अपील हो रही है, जिसकी डिग्री के खिलाफ अपील हो रही है, तो माना जाता है कि ये अपील जो है उसका ही जो है ना वो नेक्स्ट पार्ट है। तो वहां पर तो एविडेंस हो गए थे, इसी तरह यहाँ पर एडिशनल एविडेंस हो सकते हैं अगर कोई कोर्ट समझे, अपीलेट कोर्ट समझे कि दीज थिंग्स आर नेसेसरी टू बी टेकन इन अकाउंट। तो फिर जो अपील में एडिशनल एविडेंसेस भी हो सकती हैं, लेकिन किन मामलात किन सिचुएशंस में हो सकते हैं? अगर अपीलेट कोर्ट समझे कि कोई सब्सटेंशियल एविडेंस, कोई इतना बड़ा इम्पोर्टेंट जो ज़रूरी एविडेंस था वो ट्रायल कोर्ट ने उसको नहीं चलाया, नहीं सुना, तो उस केस में जो है वो एडिशनल एविडेंस को टैग किया जा सकता है। या दूसरी सिचुएशन के अपीलेट कोर्ट खुद ही कहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस किया जाए अपीलेट कोर्ट में, या जो है कोई विटनेस वगैरह को जो है वो एग्जामिन करना चाहिए। तो इन सूरत हाल में, इन सिचुएशंस में, एज पर रूल 27 एडिशनल एविडेंसेस में बी टेकन इन appellate कोर्ट। तो जब एविडेंसेस हो गए, एविडेंस का हमने जो पूरा ऑर्डर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि जो ना राइट टू बिगिन किसके पास होता है, फिर हमने एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस री इनको देखा था, लीडिंग क्वेश्चंस को देखा था। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा, वही सिचुएशंस चलेंगी, एविडेंस इसी तरह होगा कि राइट टू बिगिन किसके पास होगा, एविडेंट के पास। इसी तरह जो है ना वो रेस्पोंडेंट विल बी ऑन द साइड टू डिफेंड द सेम। जब एविडेंसेस हो गए तो फिर रूल नंबर 30 कहता है कि जजमेंट शैल बी प्रोनाउंस्ड। जजमेंट हमेशा ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस होती है, ना कि चैम्बर में। ठीक है। तो वो जो ओपन कोर्ट में जजमेंट प्रोनाउंस होगी वो एट वंस भी हो सकती है, यानी जब वो केस फाइनल वहीं पर खत्म हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एडवोकेट्स होते हैं वो हो गए, तो एट वंस ही जो है जजमेंट प्रोनाउंस कर दी जाएगी, या कोई नेक्स्ट फ्यूचर डेट को जो है ना वो फिक्स किया जा सकता है फॉर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। रूल नंबर 31 स्टेट्स अबाउट द कंटेंट्स, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ जजमेंट, यानी वो जो जजमेंट जो प्रोनाउंस की जा रही है, व्हाट कंटेंट्स शैल बी पुट इन दैट जजमेंट। तो उस जजमेंट पे होगा सबसे पहले पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन। अनुस भाई बताएंगे कि पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन क्या होते हैं? सर इसका आइडिया नहीं है। सर हमने इसको जो है ना वो पढ़ा था जजमेंट वाले ऑर्डर में, ऑर्डर नंबर 20 में। पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन का मतलब होता है, जैसा फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में एक सवाल होता है ना कि भाई मसला है क्या, व्हाट आर दी व्हाट इज द डिस्प्यूट। ठीक है ना, तो वो होता है डिटर्मिनेशन, तो वो होता है पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। जिस डिटर्मिनेशन के पॉइंट को कोर्ट डिसाइड करती है और फिर उस पर देती है डिसीजन कि सर पर्सन ए की प्रॉपर्टी है या पर्सन बी की प्रॉपर्टी है, ये एक सवाल है, ये एक पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। अब इस पर डिसीजन ये होगा कि सर इसकी जो ये जो प्रॉपर्टी है वो पर्सन ए की है, तो पर्सन ए की प्रॉपर्टी है, ये इसका डिसीजन है। या ये प्रॉपर्टी पर्सन बी की है, तो पर्सन बी की ये प्रॉपर्टी है, तो ये एक डिसीजन है। तो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन कि भाई ये चीज किस बंदे की है, कौन बंदा टाइटल टू गेन है, वो होता है पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। तो जजमेंट में भी पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन लिखे हुए होंगे, उसके बाद उस पर डिसीजन क्या आया, कोर्ट यानी अपीलेट कोर्ट उसको डिसाइड किस तरह करी है, व्हाट डिसीजन इज इट फिक्सिंग विद दैट पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो वो डिसीजन भी बताए लिखा जाएगा उस जजमेंट के अंदर। अब वो जो डिसीजन दिया है उसका उसके रीजंस क्या है, जिसको हम फैक्ट्स कहते हैं, तो उसके रीजंस क्या है, तो वो रीजंस भी जो इट शैल दोस शैल आल्सो बी इंडोर्स्ड विद द जजमेंट। एंड एट द एंड जो भी अगर अपील डिक्री को रिवर्स किया गया है या वेराय किया गया है, व्हाट काइंड ऑफ अमेंडमेंट्स एंड चेंजेस आर ब्रॉट इन दैट डिक्री, all those things shall be mentioned in that judgment, and at the end the date and signed and the seal of the court shall be endorsed upon that judgment। तो जजमेंट मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था कि जजमेंट इज अ डिटेल्ड पार्ट, वो डिटेल्ड होता है, लेकिन जजमेंट के बाद आती है डिक्री।
तो डिक्री जो है ना वो शॉर्ट स्पेसिफिक एंड कंसाइज होती है, ब्रीफ होती है, ठीक, छोटी सी होती है। तो अब इसी तरह जब रूल 31 में एपेलेट कोर्ट ने अपनी जजमेंट को पास किया है, तो डिक्री भी आएगी। तो एज पर रूल 33 जो है ना वो। फिर उसमें 31 में जो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, जिस तरह इशू फ्रेम हुए होंगे, वो उस हिसाब से ही, वो सीक्वेंस से ही पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन का वो रिप्लाई करेगी कोर्ट जजमेंट में, भाई इस पॉइंट पर ये डिसाइड हुआ है, इस पर ये हुआ है, इस तरह। सर ऐसा होगा कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज तो डिक्री जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के सामने जब ट्रायल चल रहा था, तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज तो वहां पर हो गए। सपोज करो 4 इशू हुए, ठीक है। अब क्या हुआ जी कि, वो चार, जी सर। जी मैंने कहा जैसे चार इशू हुए हैं ना, वो चारों का ही जवाब देगी कि इस इशू में ये फलां साबित हुआ है, वो इस इशू में ये हुआ है, उनका हवाला देगी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह होगा कि ऐसा है कि हम दोनों के आपस में दरमियान में एक सूट था, मैंने यहाँ पर सूट फाइल किया। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हुए कोर्ट कहाँ पर, फर्स्ट इंस्टेंस में जहाँ पर ट्रायल चल रहा था। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज वहां पर हुए, 4 इश्यूज फ्रेम हो गए, ठीक है ना। डिक्री पास होती है ट्रायल कोर्ट में, जिसमें क्या होता है कि 3 इश्यूज मेरे फेवर में हो जाते हैं, एक जो है ना वो आपके फेवर में हो जाता है। यानी जो एक आपके फेवर में हो जाता है ना, उसके खिलाफ करता हूँ मैं अपील फाइल। तो एक किसी एक फ्रेम इशू के खिलाफ अपील फाइल जो है ना वो फाइल की जा सकती है। अब ये जब एक इशू के खिलाफ जो अपील हुई है, कोर्ट सिर्फ उस पर उसको डिसाइड करेगी, और वहां पर पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन सिर्फ वो एक ही इशू होगा, उस पर डिसीजन आएगा, उस पर रीजन होंगे। ये बात आपको क्लियर हुई? जी सर। ठीक है तो। यानी फिर तो अपीलें दो भी बन सकती हैं, अगर मिसाल के तौर पे कोर्ट ने चार इशू फ्रेम किए हैं, दो आपके हक में, दो मेरे हक में, जी तो सर। मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आप भी नहीं है, तो हम दोनों ही अपील करते हैं कि दोनों को फैसले मंजूर नहीं है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो अपील जो है ना वो इन होल भी हो सकती है, पार्ट में भी हो सकती है, पार्ट में 2 अपील भी हो सकती है। लेकिन जब 2 अपील फाइल हुई है ना, तो कोर्ट उन दोनों को मर्ज करके, इसको कहा जाता है कॉन्फिस्केटेड अपील, ठीक है ना, उसको जो है ना दोनों को मर्ज करके एक बनाकर चलाएगी। ठीक, कंसिक्यूटेड। हाँ। अच्छा सर, ये जो अगर जो यानी अपेयरिंग पे अगर दावा डिसमिस हो जाए, अगर पेश ना हो या कुछ भी हो, तो वो कितनी दफा बहाल हो सकता है, जिस दफा डिसमिस हो अदम पैरवी? जी सर। जैसे दावा खारिज हो जाता है, जिससे हमने ऊपर पढ़ा था भाई, डिसमिस सूट कर देती है कोर्ट भाई, अगर आप पेश नहीं हुए, तो जी जी। वो जितनी दफा डिसमिस हो, तो उसको हर दफा बहाल हो करवाया जा सकता है, जो 10 दफा ही हो। नहीं नहीं, ऐसा होगा कि जब एक बार डिसमिस हुआ है, तो आपके पास एटलीस्ट 1 ईयरिंग का ऑप्शन होगा कि वहां पर आप आएँ और कोर्ट को सेटिस्फाई करें। अगर कोर्ट के पास सामने आप आ गए और आपने इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो फिर वो परमानेंटली डिसमिस हो जाएगी। अगर सर एक दफा डिसमिस हुआ है, जी बहाल हो गया, दूसरी दफा ही डिसमिस हो जाए, भाई अब आपने वो नहीं भरे, यानी कोर्ट की फीस जो होती है, तलवाने शलवाने समन, जी जी। तो फिर दोबारा भी हो सकता है सर बहाल। वो जज साहब पर डिपेंड करता है कि जज का उस वक्त मूड क्या है। वो चाहे तो, क्योंकि देख रहे हैं ना, ये पहले भी डिसमिस हुआ था, बहाल हुआ, डिसमिस हुआ, बहाल हुआ। तो कोर्ट अगर जज का मूड है तो उसको फिर से बहाल करेगी, वरना नहीं करेगी। तो अगर बहाल ना करे तो इसकी अपील होगी। हाँ, अपील कर सकते हैं, हमारे ऑप्शन है अपील का। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो रूल नंबर 33 के तहत अब ये होगा कि डिग्री जो है वो एट द एंड उस जजमेंट की पास कर दी जाएगी। रूल नंबर 34 कहता है डाइसेंट के बारे में, कि अगर ऐसा हुआ कि 3 जज थे, 4 जज थे, बेंच है पूरी उस अपील को सुनने के लिए, 3 जजेस ने मेजोरिटी का फैसला दिया कि हाँ सर ये प्रॉपर्टी अनस की है, वकास की नहीं है। तो एक जो जज है ना वो अगर उस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपना डाइसेंट नोट भी दे सकता है कि मैं इस फैसले से जो है वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ, ठीक है, फैसला क्या होना चाहिए था। तो वो डाइसेंट नोट भी एट द एंड जो लगाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा होगा बड़ा डाइसेंटिंग नोट्स लगाए जाते हैं। तो इस तरह भी हो सकता है, ये एक ऑप्शन है टू दी जजेस। सही। सर ये जो फैसला देते हैं तो ये पहले ही डिसाइड कर देते हैं तो मैंने ये देना है, फिर जो इकट्ठे जज होते हैं वो उनमें से एक ही फैसला लिखता है, ऐसे होता है ना? फैसला जो है ना वो लिखने का काम जजेस का नहीं होता है, वो बस स्टेज में बैठा होता है, उसको बता देते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये चीज़ें एट द एंड जजेस उसको चेक कर लेते हैं और फिर अनाउंस कर देते हैं। नहीं सर, जैसे 63 ए का एक फैसला था, वो कहते हैं जस्टिस, इसके राइटर जस्टिस मुनीब साहब थे,
एक हाँ। और हुआ है कि मंसूर अली शाह ने लिखा है। तो जी जी। इस तरह जैसे 5 का बेंच है, अगर 4-1 से फैसला होता है, तो जी उन जी। चार में से एक ही लिखेगा, सबकी राय होगी। ये होगा। नहीं सर, वो जजेस जो है ना, वो उनका जो ख्याल है वो उन रिस्टेनों को बता देते, लिखते वो हैं। ये नहीं लिखता है। या आप छोटी कोर्ट में भी, यहाँ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में भी जाओगे तो आप देख रहे होंगे कि वो स्टेनो को बता रहे होते हैं कि ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। वो लिखा मतलब लिख रहे थे। मंसूर अली शाह जब फ्री होकर आए चैम्बर में, वो उसने अपना लिखा दिया। दूसरा जज या अफरीदी साहब आए तो उन्होंने अपना मामला लिखा दिए। इस तरह एक पूरा जो है ना, वो एक ही बंदा लिख रहा होता है। ठीक हो गया सर। ठीक है। तो रूल नंबर 34 हमने देखा कि डाइसेंट डाइसेंट भी जो है ना वो कोई जज दे सकता है। रूल नंबर 33, डेट एंड कंटेंट्स ऑफ डिक्री। अब जो है ना वो डिक्री में क्या होगा, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि डिक्री जो है ना वो बड़ी एक ब्रीफ किस्म की होती है। तो डिक्री में भी ये चीजें होंगी। द डिक्री ऑफ द एपीलेट कोर्ट शल बियर द डेट, द डे ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड। द डिक्री शल कंटेन द नंबर ऑफ अपील, जो नंबर ऑफ अपील होता है वो, उसके बाद पार्टीज के नाम, उनके डिस्क्रिप्शन वगैरह। ठीक है। और क्लियर स्पेसिफिकेशन होगी ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड, कि रिलीफ जो है वो क्या दिया गया है। ठीक है। उसके अलावा कोई अगर कॉस्ट वगैरह जो है ना वो किसी दूसरे बंदे के खिलाफ है, या कोई अपील की कॉस्ट है, खर्चा वगैरह, उसके बारे में बताया जाएगा कि भाई ये इतना कॉस्ट है, और ये बताया जाएगा कि वो कौन बंदा जो है वो पे करेगा। एट द एंड द साइन एंड डेट शेल बी पुट अपॉन दैट डिक्री। तो अपील का ये सिंपल था, जो हमने 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया। नेक्स्ट अब ये हुआ कि स्टेजेस जो है ना वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे सीपीसी को हम एंड कर रहे हैं। लेकिन आपने पापर सूट के बारे में पूछा था, तो हम जो है ना वो एट द एंड ऑर्डर 33 को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पापर सूट्स जो है ना इसका प्रोसेस क्या होता है। पापर सूट आपको पता है ना? तो थोड़ा सा आइडिया दे दें। या पापर सूट का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा गरीब है लेकिन वो केस फाइल करना चाहता है, तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि मेरा जो केस है वो फ्री किया जाए, मुझसे कोर्ट फी ना ली जाए, मुझे वकील गवर्नमेंट का प्लीडर दिया जाए। तो ये भी हो सकता है। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है? इट इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर 33 which contains some 16 rules. So rule number 1 states suits may be instituted in forma pauperis, लैटिन टर्म है ये, forma pauperis, कि गरीब बंदा भी सूट फाइल कर सकता है बाय वे ऑफ पापर। ठीक है ना, प्लेंटिफ। तो ये सूट फाइल करने के लिए आएगा, सूट के साथ वो देगा एक एप्लीकेशन एज पर रूल 3। एप्लीकेशन में क्या होगा कि आई एम अ पॉपर, ठीक है, मैं पापर हूँ, और मेरा जो ये सूट है वो फ्री में चलाया जाए। और जो है वो, जब तक ये पापर का मामला, ये जो एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए, तब तक मेरा जो भी खर्चा है वो तो मैं दूंगा। लेकिन उसके बाद जो ये मेरा खर्चा मुझे वापस कर दिया जाए, कोस्ट जिसको कहा जाता है, वो गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी के थ्रू है ना वो उसको वापस कर दिया जाएगा। रूल नंबर 4 स्टेट्स एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आए और ये पापड़ सूट चलाए। उसके लिए एप्लीकेंट को एग्जामिन किया जाएगा कि वाकई में वो गरीब है या नहीं, उसकी कोई प्रॉपर्टी वाकई में कुछ भी नहीं है, क्या मामला है, सब चीजें देखी जाएंगी। व्हेन द एप्लीकेशन इज एडमिटेड, ही शैल बी एग्जामिन्ड एज टू द क्लेम। ठीक है, उसकी जो है ना वो एग्जामिनेशन होगी, उसको चेक किया जाएगा जनाब। जो जो दूसरी पार्टीज हैं उनको भी बुलाया जाएगा, गवर्नमेंट के प्लीडर्स को भी बुलाया जाएगा। तो रूल नंबर 5 स्टेट्स रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन जो पापर के लिए उसने दी है वो रिजेक्ट हो जाएगी, अगर वो जो नीचे ये डिफेक्ट्स लिखे हुए हैं उन पर अगर फॉल करती है, देन दैट एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड। अगर मैनर प्रिस्क्राइब्ड जो पॉपर्स का है वो हम देखेंगे अभी, मैनर जो उसमें अगर वो एप्लीकेशन नहीं बनाई गई तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह वेयर एप्लीकेंट इज नॉट अ पापर, यानी ये जो है ना वो फाइंड आउट हो गया, फाइंड कर रही है कोर्ट, देख रही है कि इज नॉट अ पापर, where he has within 2 months next before the presentation of the application disposed of any property fraudulently। यानी वो कह रहा है कि सर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ जज साहब को कह रहा है। लेकिन ऐसा है कि जो है वो प्रॉपर एप्लीकेशन देने से पहले, 2 महीना पहले, उसने क्या किया कि इसकी जो प्रॉपर्टी वो फ्रॉडुलेंटली सेल कर दी थी। इसलिए सेल कर दी थी क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर प्रॉपर सूट फाइल करूंगा तो कोर्ट एग्जामिन करेगी, और अगर मेरी प्रॉपर्टी फाइंड आउट हो गई तो मुझे एप्लीकेशन मेरी वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो वो उस वजह से जो है ना वो अगर फ्रॉडुलेंटली उस प्रॉपर्टी को 2 महीने पहले सेल कर दे रहा है, तो इन दैट केस दैट थिंग शैल ऑल्सो बी रिजेक्टेड। या जो है ना वो कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, जस्ट इज डिलेइंग द प्रेशियस टाइम ऑफ सूट, प्रेशियस टाइम ऑफ कोर्ट, तो उस केस में भी जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी।
वेयर ही हैज entered into any agreement with reference to the subject matter, यानी इस तरह है मामला कि भाई अगर वो इस मामले में यानी कोई सब्जेक्ट मैटर जो सूट का है वो प्रॉपर्टी है कोई, और उस प्रॉपर्टी में वो अगर किसी दूसरे बंदे को, कोई दूसरा बंदा है जो पार्ट ऑफ द सूट नहीं है, उसको अगर वो उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है कि मैं तुम्हें आधा हिस्सा प्रॉपर्टी का दूंगा, अगर उसका कोई इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है तो ये भी एक जो है ना वो बार है कि अगर आप ऐसा करोगे, इन दैट केस अगेन द एप्लीकेशन फॉर पापड़ सूट शिल बी रिजेक्टेड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बाकायदगी से एविडेंसेस चलते हैं, ठीक है, तो एज पर रूल 6, evidences shall start notice of day for receiving evidence of applicant's pauperism when the application is not dismissed under rule 5। जो पांच ये सिचुएशन से अगर वो डिसमिस उसमें नहीं हुई एप्लीकेशन, कोर्ट ने कहा कि हाँ वाकई में इस बंदे के साथ मसला है और ये गरीब है और ये जो है ना सूट को नहीं चला पाएगा अपॉन हिज ओन कॉस्ट, तो जो है वो फिक्स करेगी डेट को, एप्लीकेशन डिसमिस नहीं करेगी, डेट को फिक्स करेगी, डे को फिक्स करेगी फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस अपॉन दैट एप्लीकेशन। सो द डे shall be fixed for the recording of evidence, notice shall be served upon opposite party एंड द गवर्नमेंट प्लीडर, ठीक है, जो अपोजिट पार्टी होगी उसको भी सुना जाएगा। अपोजिट पार्टी आकर ये कह सकती है कि सर ये तो गरीब है ही नहीं, ये अमीर है, उसके लिए वो एविडेंस से कहे कि ये इसके घर है, हाँ भले चेकआउट कर सकते हो, तो ये एप्लीकेशन वहां पर रिजेक्ट हो सकती है। आफ्टर हियरिंग पार्टीज कोर्ट शैल ईदर एक्सेप्ट और डिसमिस एप्लीकेशन, ठीक है ना, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, प्लीडर को सुनने के बाद गवर्नमेंट के, तो कोर्ट अगर समझती है कि एप्लीकेशन वाकई में जो है ना फ्रॉडुलेंटली ये पास हुई है, मतलब दी गई है, देयर इज नो एनी बैकअप ऑफ दिस एप्लीकेशन, देन दैट एप्लीकेशन में बी डिसमिस्ड। लेकिन अगर कोर्ट समझती है कि नहीं, एप्लीकेशन सही दी गई है और ये बंदा वाकई में गरीब है, तो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट की भी किया जा सकता है। फिर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इसके तमाम जो खर्चे हैं वो जो है ना वो खुद कोर्ट उठाए, यानी गवर्नमेंट उठाए, और इसको जो है वो गवर्नमेंट प्लीडर दिया जाए, तो फिर जो है वो उसका वो पापड़ सूट स्टार्ट हो सकता है। जी सर, ये जैसे किसी के पास पैसे नहीं है, वो पहले आम दावा करेगा या पहले इसकी एप्लीकेशन देगा पापर सूट के लिए? सर वो मैंने कहा ना स्टार्टिंग में रूल 1 में कि वो दोनों साथ देगा, सूट के लिए प्लेंट भी जमा कराएगा और एप्लीकेशन भी देगा। अगर उसके पास शुरू से ही पैसे ना हो, समन तलबाने शलबाने इन चीज़ों के, तो फिर वो पहले पैसे भरता रहेगा अगर वो उसके भी ना हो। हाँ, तो ये भी मैंने आपको बताई ना कि स्टार्टिंग में उसको कहीं से कॉस्ट लानी होगी, वो जमा कराएगा और फिर कोर्ट को कहेगा एट द एंड जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी कि तमाम मेरे कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे करे मुझे, जो मेरे खर्चे हुए हैं। इन पहले लेके आने पड़ेंगे, कहीं से मांग के बता शो करना पड़ेगा। हाँ वो जाहिर सी बात है ना, हम जाहिर सी बात है, एक एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं कि कोर्ट के पास एटलीस्ट हम पहुंचे तो सही, इतना तो पैसा हो हमारे पास। जी जी सर, साथ ही सूट के साथ ही लगेगा। बस भाई आपकी आवाज़ कट गई। यानी प्रॉपर सूट के साथ ही इसकी एप्लीकेशन जाएगी। जी जी, प्लेंट प्लेंट के साथ इसकी एप्लीकेशन जाएगी। ठीक हो गया सर। इसकी भी एप्लीकेशन हो सकती है, अपील हो सकती है? जी, अगर डिसमिस हो जाए इसकी भी अपील बनती है वैसे? नहीं नहीं, इसकी अपील नहीं बनती, ठीक है, इसको स्टार्टिंग में अगर ट्रायल कोर्ट ने खत्म कर दिया तो बस खत्म। अच्छा, क्यों? इसकी अपील नहीं है। क्योंकि ये सूट नहीं है, इट इज जस्ट एन एप्लीकेशन। सूट अगर होता तो फिर अपील होती, ये सूट तो उसके साथ तो वो वैसे ही चलेगा, सूट तो चलेगा, उसकी अपील आप करो, यहाँ पर इसकी नहीं होगी। सही सही। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो अब ये नोटिस है कि ऑपोजिट पार्टी को कोर्ट नोटिस दे सकती है। अब ये तब होगा जब पॉपुलिज्म की अपील जो है ना वो जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गई है। अब कोर्ट ने फिक्स किया है डेट को कि हियर किया जाएगा पार्टीज को, तो अब ये नोटिस एक किस्म का है जो कोर्ट जो है वो सेंड करेगी ऑपोजिट पार्टी को कि आप अपीयर हो और हम जो है वो एविडेंस कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि ये शेड्यूल नंबर है, अपेंडिक्स नंबर एच, उसमें आप देखोगे तो नंबर नंबर अपेंडिक्स एच नंबर 12, इसमें ये चीज़ लिखी है, आपको मिल जाएगी इसी सीपीसी में। ठीक है, तो टू वेयर इज, जी वेयर इज के बाद यहाँ पर वो जो पापर एप्लीकेशन जो बंदा दे रहा है उसका नाम होगा, हैज अप्लाइड टू दिस कोर्ट फॉर परमिशन टू इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट, यानी सूट के लिए परमिशन है वो तो वैसे ही होगा अगेंस्ट, ठीक है, जो भी बंदा है उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। एंड इन फॉर्मा पॉपरिस, यानी बताया जाएगा कि ये पॉपरिस किस्म का सूट है,
और इस पर भी एविडेंस चलेंगे कि पॉपर पर भी, और वहां पर अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सबूत है तो आप लेकर आ सकते हो। अंडर ऑर्डर 33 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एंड वेयर एज द कोर्ट सीज नो रीजन टू रिजेक्ट एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन पहले एक्सेप्ट हो गई है, जो पांच जो सिचुएशन थी ना, उससे वो एप्लीकेशन पास हो गई है। ठीक है, अब हियरिंग पे रखी हुई है फॉर एविडेंस। एंड वेयर एज ही, जो भी डे वगैरह होगा, ऑफ 19 हैज बीन फिक्स्ड फॉर receiving such evidence as the applicant may adduce in proof of his pauperism, and for hearing any evidence which may be adduced in disproof thereof. Notice is hereby given to you under Rule 6 of Order 33 that in case you may wish to offer any evidence, कोई भी अगर आपके पास evidence है, to disprove the pauperism of the applicant, you may do so on appearing in this court on the said day, जो भी होगा, given under my hand and the seal of दिस कोर्ट, जो भी डे वगैरह होगा। तो ये इस तरह के नोटिस जो है वो एक्चुअल में ये भी एक अनप्रैक्टिकल किस्म का ऑर्डर है। ये मामला होते नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि पापड़ सूट वगैरह जो है ना वो फाइल हुआ हो, क्योंकि जो बंदा कोर्ट में आ रहा है ना, वो अपना दिमाग सेट करके आ जाता है पहले ही कि मुझे इतने पैसे तो एटलीस्ट रखने होंगे, क्योंकि ये सिविल कोर्ट बड़ा लेंदी, सिविल केस बड़ा लेंदी चलेगा, इस वजह से मुझे एटलीस्ट इतने अमाउंट तो रखना होगा। तो जो बंदा अमाउंट वो बंदा जब रख रहा है, तो अगर वो पापड़ का सूट फाइल करेगा तो कोर्ट जो है ना वो डायरेक्टली एग्जामिन कराएगी, तो अमाउंट को पता चल जाएगा कि इस बंदे के पास तो ये इतना अमाउंट पड़ा है पहले से ही। ठीक है, और उसके अलावा जब भी कोई बंदा सूट फाइल करता है तो वो पहले कोई दोस्त वकील होता है उससे मुशावरत करता है। वकील तो कभी नहीं कहेगा कि तुम पापड़ सूट फाइल करो, क्योंकि अगर पापड़ सूट फाइल हो गया तो उसको सरकारी वकील मिल जाएगा, तो वकील हम जैसे जो होंगे वो तो कमा ही नहीं पाएंगे। तो वो भी इनको कभी सजेस्ट नहीं करते कि आप पापड़ सूट फाइल करो। तो दिस इज ऑर्डर एडीपी नंबर। भी मिलेगा जी सर। उसमें वही देते हैं प्रोसिक्यूटर, एडीपीपी, डीडीपीपी। जी सर, वही वही होता सही सर। एक लीगल नोटिस होता है, उसका क्या इशू होता है, फायदा? है। हाँ, मैं अभी एक वकील लीगल, कैसे भेजते हैं? हाँ मैं लीगल नोटिस अभी एक बना रहा हूँ, वो मैं आपको सेंड करूँगा, वो पढ़ना। उसमें एक कंपनी के खिलाफ मैंने बनाया है। लीगल नोटिस होते हैं दो किस्म के। एक लीगल नोटिस होता है जो वकील खुद बनाता है, मेरा मसला है या मेरे क्लाइंट का कोई मसला है, मैंने लीगल नोटिस बनाया और उस पर अपने स्टैंप लगाया और उसको भेज दिया ऑपोजिट पार्टी पर। मैं उसको कह रहा हूँ कि इसका जो मसला है आप हल करो, अदरवाइज आई शेल नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। तो ये हो गया वो नोटिस जो मैंने भेजा, मैं थ्रू टीसीएस या लेपर्ड वगैरह के थ्रू उसको भेज सकता हूँ। ये जब उसको मैंने नोटिस भेजा, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मैंने केस फाइल कर दिया। जब केस फाइल कर दिया तो फिर केस में कोर्ट समन जारी करेगी उस पर, वो भी एक नोटिस है। उस नोटिस की अहमियत ज्यादा है एज कम्पेयर टू माई लीगल नोटिस। ऐसी बात है, कोर्ट अब बुला रही है, वकील तो एक दूसरे पर वैसे ही भेज रहे होते हैं नोटिस, उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जो कोर्ट भेज रही होती है उस नोटिस का बड़ा जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोर्ट का नोटिस का प्रोसेस ये होगा कि आप एक नोटिस बनाओगे, खुद ही वकील नोटिस बनाता है मेनली। वो नोटिस बनाकर हम जो है वो रीडर के पास जाते हैं, रीडर उस पर स्टैंप लगाता है, और जो है ना उसके बाद हम नाजिर के ऑफिस में उसको जमा करा देते हैं, कॉस्ट देते हैं। कॉस्ट देने के बाद नाजिर जो है वो खुद ही उसको उसको सर्व कर देता है अपॉन दैट पार्टी। ये बात क्लियर हुई आप? जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम सीपीसी को एंड कर रहे हैं। बाकी क्रिमिनल जो है ना वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हाफ साइड में पढ़ाऊँ और हाफ साइड जो है वो मैडम कोसर आपको पढ़ाएगी। सही है? सर यही अब सीपीसी एंड है यहाँ पर। सीपीसी एंड है जी सर। अरे, जो हमारा नोट नोटिस और समन होता है सर, इसमें क्या फर्क होता है? सर, समन और नोटिस में अब थोड़ा ये है कि नोटिस किसी भी मामले का हो सकता है। नोटिस किसी मामले का इस तरह कि सर जज कोर्ट कह रही कि हमने आपके खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर पास किया, ऑर्डर 39 हमने पढ़ा था, शायद आपको याद हो। इंजंक्शन ऑर्डर जो है हमने पास किया है कि आप इस प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाओ जिसमें आप बैठे हो। इसका दिया जाएगा नोटिस, कोर्ट करेगी नोटिस कि आप जो है इससे बाहर निकल जाओ। अब इसके नोटिस का मतलब ये नहीं है कि आप आके कोर्ट में अपीयर हो, नहीं। कोर्ट नोटिस में उसको काम बता रही है कि आपको ये काम करना है। समन जब दिया जाता है ना, तो समन का मतलब होता है किसी को बुलाना। तो स्टार्टिंग में दिए जाते हैं समन, ऑपोजिट पार्टी को समन जारी होंगे, यानी अब डिफेंडेंट आए, अपीयर हो कोर्ट में और आके रिटन स्टेटमेंट जमा कराए। ठीक है, तो नोटिस होते हैं ऑर्डर्स के लिए, ऑर्डर कोई भी ऑर्डर अगर पास हो जाता है,
फॉर एग्जांपल रिसीवर का ऑर्डर पास हुआ है कि रिसीवर अपॉइंट होगा, वो अकाउंट्स वगैरह चेक करेगा, तो उसके लिए होगा नोटिस रिसीवर को कि आप जाएं और अकाउंट चेक करो। मुख्तियारकार को नोटिस हो गया, कोर्ट ने नोटिस भेजा कि आप जो है जाएं और सर्वे कराएं। ठीक है, तो ये सर्वे जो कराएगा उसके लिए, इस ऑर्डर के लिए नोटिस दिया जाएगा टू दिस मुख्तियारकार। लेकिन समन में एक बंदे को बुलाया जाता है, विटनेस को बुलाया जाता है, किसी बंदे को बुलाने के लिए होते हैं समन। सही सही। ठीक है सर, तो हेयर वी आर गोइंग टू एंड द टॉपिक। थैंक यू, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। कोई भी अगर आपको सवाल हो ना तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हो, अनस जो है वो पूछता रहता है। आप का भी अगर कोई भी सवाल हो, सिर्फ सिविल में नहीं, क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी, आप मुझसे पूछ सकते हो। जब भी मैं फ्री होऊंगा आई शिल रिप्लाई यू बैक। जी सर, इसको जरा 2 मिनट कंक्लूजन कर लें आज के पूरे सीबीसी को, अगर आप चाहें तो। ठीक है सर, कंक्लूजन जो है ना वो इसका वो स्टेजेस ही हैं जिनको हम फिर से देख लेते हैं। नहीं, कंक्लूजन मुराद वो तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मैं मुख्तसर ये कह रहा हूँ, जैसे मेन एप्लीकेशन होती हैं सीपीसी में, प्रैक्टिकल वाइज देखा जाए, एक तो होती है 711, जी सर। एक होती है 110। 711 डिसमिस, 110 होती है पार्टी बनने का, और सही। एक 112 होती है, वो उसमें क्या होती है बताया था, मुझे भूल गया। और एक और आप बता रहे थे, अगर कोई डिग्री पास हो जाए फ्रॉडलेंटली तो उसी कोर्ट में दोबारा दी जाती है, वो एप्लीकेशन कौन सी होती है सर? कौन सी फ्रॉडुलेंटली, मैं समझा नहीं ये वाली एप्लीकेशन। यानी अगर डिग्री के खिलाफ उसी कोर्ट में दी जाए, कोई डिग्री हमारे खिलाफ पास हुई है तो उसी कोर्ट में एक दरखास्त दी जाती है। वो रिव्यू के लिए, इसको रिव्यू किया जाए डिग्री को। रिव्यू नहीं नहीं नहीं, रिव्यू के हट के एक जो दी जाती है, कोई होती है, आपने बताया था मेरे ख्याल से। शायद मैंने बताया हो, लेकिन मुझे अभी जहन में नहीं है। फ्रॉडुलेंटली डिग्री कैसे पास होगी? यानी अगर कोई डिग्री पास हो उसके जी। खिलाफ, अच्छा 12(2) किस लिए होती है? जी। 12(2)। हाँ, 12(2) बार टू फर्दर सूट को, इसको हम कल भी देख रहे थे, फिर देख लेते हैं। जी जी 12 टू फर्दर सूट के भाई, एक सूट जो डिसाइड हुआ है, ठीक है ना, और कोर्ट उसमें देखा कि कोर्ट ने उसको ऐसा हुआ कि डिसमिस कर दिया उस सूट को कि भाई ये गलत है, कि ना वो किसी कानून के खिलाफ है। तो अगर उसको डिसमिस कर दिया है, अब वो दोबारा आप नहीं कर सकते। ये सेक्शन नंबर 12 बात कर रहा है, बार टू फर्दर सूट। इसका क्लॉज 2 जो है ना, इसके लिए मोस्टली एप्लीकेशन दी जाती है, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं पूरे को। बार टू फर्दर सूट, जी सर। इफ अ कॉज ऑफ एक्शन वंस प्रीक्लूडेड, इट इज प्रीक्लूडेड फॉर एवर। इट मीन्स दैट सेपरेट सूट कैन नॉट बी फाइल्ड। यानी कोर्ट में जब आप एक बार गए, कोर्ट के सामने आप एप्लीकेशन यानी सूट फाइल कर रहे हो, और कोर्ट ने प्रिक्लूड कर दिया आपको कि भाई ये कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, इस पर सूट नहीं हो सकता, कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया, अब जो है वो इट इज प्रिक्लूडेड फॉर एवर। आप उसको जो है ना, आप दोबारा उसको फाइल नहीं कर सकते। ठीक है। क्लॉज ठीक टू। सर, अगर वो डिसमिस हो फिर तो हो सकता है ना? जी सर। डिसमिस हो सूट फिर तो हो सकता है ना? अगर सर एक सूट हम करते हैं, जी वो डिसमिस हो जाता है, जी तो जी। उसकी मियाद होती है ना, 1 महीना ड्यूरेशन। अगर 1 महीने में हम उससे दोबारा रीओपन नहीं करवाते, 3 महीने बाद नए सिरे से दावा कर देते हैं वही सेम, तो जी। उसमें भी ये इशू आ सकता है, ये 12(2) का, ये नहीं हो सकता? नहीं देखें, 12 सेक्शन 12 के सेंस को समझे। ये बोल रहा है कि ये कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, इस मामले में सूट हो ही नहीं सकता, तो नहीं हो सकता, तो कोर्ट उसको वहां पर जो है ना वो 12 में उड़ा रही है, खत्म कर रही है। उसमें जब उड़ा दी तो बात खत्म हो गया। अब क्लॉज 2 को पढ़ते हैं, उसको आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस ऑर्डर ऑफ प्रिक्लूजन कैन नॉट बी अपील्ड। ठीक है, ये जो ऑर्डर है, इसको अब इसकी अपील नहीं हो सकती। जब अगर इसमें जो है ना वो सूट को खत्म कर दे, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो नहीं है, अपील नहीं हो सकती। बट इट मे बी चैलेंज्ड बाय वे ऑफ एप्लीकेशन टू सेम जज हु पास्ड द ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट अंडर सेक्शन 12(2) ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ठीक है, कि सर ये जो आपने जो ऑर्डर है या डिक्री जो भी पास की है, ठीक है, ये फ्रॉडुलेंटली हुई है, या थ्रू मिथ रिप्रेजेंटेशन हुई है, या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से हुई है। तो कहने का मतलब ये कि कॉज ऑफ एक्शन था नहीं, और कोर्ट ने उसको जो है वो डिसमिस कर दिया। अब उसकी अपील भी नहीं हो सकती। उसी जज के सामने आप उसको चैलेंज कर सकते हो, लेकिन वो फिर जज सुनेगा नहीं उसको, फिर डिसमिस ही करेगा, क्योंकि रिव्यू में बड़े मामला तो जो है ना वो सेम ही रहते हैं अक्सर करके। देयर इज अ वाइड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 12(2). इफ मैटर इज फाइनली डिसाइडेड, then the other party may file an application for setting aside the judgment if passed on grounds mentioned above.
इसके लिए सर ड्राफ्ट भी इसीलिए है, ड्राफ्ट भी है, अगर आप कहें तो मैं इसका ड्राफ्ट भी दिखा देता हूँ आपको। सर दिखा दें, जरा समझ नहीं आ रही ये चीज। यानी तो सर एक जो रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस है, उसमें क्या डिफरेंस है? रेस जुडिकाटा तो ये है ना, जो एक चीज डिसाइड हो गई हो दोबारा ही हो। रेस जुडिकाटा ये है कि अगर एक केस जो है ना वो डिसाइड हो चुका है, अब आप उसको दोबारा नहीं कर सकते। मतलब केस डिसाइड और हो गया है, प्रॉपरली केस डिसाइड। ये दूसरी कोर्ट में चल रहा है तो सेम केस उसकी और कोर्ट में नहीं चल सकता, ऐसे ना? यार आपका आवाज थोड़ा कट गया, फिर से बताएं। नहीं, रेस सब जुडाइस, हाँ, रेस जब सब जुडाइज। ये सर रेस जुडिकाटा तो ये है ना कि डिसाइड हो गया है। जी, रेस जुडिकाटा यानी जी केस जी, जो है वही ना मैं वो। कह रहा हूँ, वो ये है ना कि अगर सेम केस। हेलो। जी जी सर, आप बताएं। हाँ, बस आपको क्लियर में सिंपल बताता हूँ। रेस जुडिकाटा यानी एक केस चला प्रॉपरली, डिक्री आ गई, ये डिसाइड हो गया, अब इसको दोबारा फिर से फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि ये बार हो गया, खत्म हो गया मामला। इसको चैलेंज करें, जाके अपील करें। रेस सब जुडाइस ये है ठीक। कि एक केस चल रहा है, वही केस आप दूसरा जो है ना वो दोबारा नहीं फाइल कर सकते जब तक वो डिसाइड हो जाए। ठीक है, तो साथ साथ में साइमल्टेनियसली दूसरा केस आप फाइल नहीं कर सकते। सही है। सेम इशू का। हाँ, दोनों पार्टी सेम है, इश्यूज भी सेम है, आप दोनों आप बोलते हो कि दोनों सूट जो है साथ साथ चल दें, ऐसा नहीं होगा, एक ही सूट चलेगा। ये सब्सिडाइज जनरल प्रिंसिपल है ये। उसको में नहीं कर सकते। उसको फिर हेलो। सर मैं पूछ रहा था कि वो जो केस हम फाइल करेंगे वो जो है किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते, या वो जो सेम कोर्ट है उसमें नहीं कर सकते? सर वो लॉ ये कहता है कि वो आप सेम कोर्ट में। जिसमें चल रहा है केस। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है जी जी आपको? सर, आ रहा है आवाज। वो सर आप सेम कोर्ट, जी जी, मतलब सेक्शन आ रही है, आ रही है। 12, सेक्शन 12 प्रॉपर ये बात करता है एक्सप्रेसली कि आप सेम कोर्ट में उस मामले को फाइल नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे प्रेसिडेंट भी ऐसे हैं वो जो कहते हैं कि दूसरी कोर्ट में भी वो सूट फाइल नहीं हो सकता। एक सूट जब सेम पार्टीज के दरमियान में सेम कैपेसिटी में सेम कॉज ऑफ एक्शन में, तो आप चाहे वो सेम कोर्ट हो या दूसरी कोर्ट हो, उसमें आप फाइल नहीं कर सकते। अब ये है 12(2) की एप्लीकेशन। सही है सर। In the court of second senior civil judge, हैदराबाद, इरशाद अली लेट प्लेंटिफ वर्सेस मिर्जा महमूद एंड अदर्स का जो रिकॉर्ड है वो क्या कहता है कि इट इज प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू सेट असाइड द जजमेंट डेटेड 15/2/2007 and preliminary decree dated V22/2017 passed by this honorable court, obtained by plaintiffs through misrepresentation and fraud in the above suit in the consideration of the facts and grounds mentioned in accompanying affidavit। ये अब ये क्या बात हुई कि 12(2) में, 12 सेक्शन 12 के तहत पहले कोर्ट ने क्या किया कि कॉज ऑफ एक्शन को बार कर दिया, प्रिक्लूड कर दिया कि ये इस कॉज ऑफ एक्शन पे सूट फाइल नहीं हो सकता। अब जो है वो क्या कर रही है कि ये जो पार्टी है ना वो जो है ना वो आ रही है, अब उसी जज के सामने 12(2) की एप्लीकेशन दे रही है और कह रही है कि सर वो जो ऑर्डर आपने पास किया था ना, उसमें पार्टी ने फ्रॉडुलेंटली वो ऑर्डर आपसे लिया है, गलत तरीके से लिया है। जो है ना वो ये कॉज ऑफ एक्शन सही है और इस कॉज ऑफ एक्शन पे सूट हो सकता है, ये मामला चल सकता है। तो उसके लिए एप्लीकेशन दी जा रही है कि आपका जो पिछली जजमेंट थी वो फ्रॉडुलेंटली ली गई है, और जो है ना वो बार टू फर्दर सूट ये नहीं है। यानी 12(2) जो है वो दिस इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 12 क्लॉज 1, 12(2) क्लॉज 1 की एक्सेप्शन है। ठीक है सर। ठीक ठीक। सर इसकी भी अपील होती है जी अगर सर। वो ना माने? जी सर। अगर इस पे वो ना माने, वो जज यानी नहीं नहीं। उसके ये चीज बहाल ना करे? नहीं, इसकी अपील नहीं हो सकती, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो इसको सिर्फ उसी जज के सामने होगा, और अगर उसने उस जज ने उसको डिसमिस कर दिया तो वो बात खत्म। यानी अगर सर मिसाल के तौर पे, छोटी सी मिसाल है,
मैं एक केस करता हूँ किसी के खिलाफ कि इसका ये चीज़ है, मुझे ये रिलीफ दिया जाए। अगर जज कहेगी कि आपका कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता, जी वो उसकी डिग्री दे देगी। हाँ, वो जो है ना वो सेक्शन 12 में बार कर देंगे बस। अगर दूसरा बंदा जो वो मुखालिफ होगा, यानी जो मेरे खिलाफ, मैं अगर एप्लीकेशन दूंगा कि फ्रॉडलेंटली हुआ है, इसके कॉज ऑफ एक्शन बनता है, हम्म। अगर वो एक्सेप्ट करेगी तो केस चलेगा। अब तो अगर वो क्या, एक्सेप्ट नहीं करती तो खत्म। तो खत्म। यानी कोर्ट का पावर देखो यानी कि कहीं वो, भी नहीं हो सकता। तो मतलब कोर्ट का पावर देखो कि वो आपके कॉज ऑफ एक्शन को खत्म कर सकती है। यानी फिर कहीं भी नहीं हो सकता। नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता एज पर लॉ। ये सेक्शन 12 कहता है कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो बस स्पेस खत्म है। सही। अगर अगर फॉर एग्जांपल वो खत्म हो जाता है, जज तबादला करके चला जाता है, कल को हम वही कॉज ऑफ एक्शन दोबारा से करें, तो दोबारा जो हमारा फ्रीक होगा वो पुरानी डिग्री दिखा दे, तो फिर भी नहीं चलेगा, ये चल सकता है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए ना, केस में आप अकेले तो है नहीं, ऑपोजिट पार्टी भी है, वो तो आएगी और कहेगी कि इसको तो पहले ही पिछले जज ने बार टू फर्दर सूट कर दिया गया था। लेकिन हर जज का अपना माइंडसेट नहीं होता, या बाउंड है। जी सर। लेकिन हर जज का अपना माइंडसेट नहीं होता, ये बाउंड है उस जज की जजमेंट के ऊपर, नया जज। नहीं, वो बाउंड नहीं है, माइंड सेट अलग होता है कि अगर वो कॉज ऑफ एक्शन को समझता है कि ये मामला इस तरह है, तो वो कर सकता है, लेकिन ये है कि एक बार आपको ऑप्शन है कि आप उसको चैलेंज करो। आप इसको जब चैलेंज कर रहे हो, तो वो जब जज जाए, चला जाए, कोई दूसरा जज आए, तो फिर आप उसको चैलेंज करो। उस वक्त आप जब चैलेंज करो कर रहे हो, जब वो जज सेम ही बैठा है, तो उसको वो जाहिर सी बात है डिसमिस ही करेगा। मैंने एक दफा हो सकता है। जी सर। अच्छा सर, अगर रिव्यू होता है, रिव्यू भी किसी और जज के सामने हो सकता है, मिसाल के तौर पे उसका ट्रांसफर हो जाता है, या कोई हो जाता है कुछ भी, तो दूसरा जज आता है, उसकी डिग्री को रिव्यू दूसरा जज कर सकता है, नया आने वाला। हाँ, कर सकता है। उसमें सेटर साइड भी कर सकता है ऑर्डर। जी सर, कर सकता है। रिव्यू में यही तो होता है कि हम चैलेंज कर रहे हैं कि इसको सेटिस्फाइड किया जाए, तो रिव्यू फाइल ही दूसरे जज के सामने किया जाए तो ये बेहतर है। रिव्यू की भी मियाद होती है, यानी ड्यूरेशन होता है, इट कितना इज अरसा। इट इज 60 डेज। 60 दिनों के अंदर आप रिव्यू फाइल करो, वरना जो है ना वो खत्म। 2 महीने। जी सर। ठीक। तो मेन अब जिसकी अपील होती है, मेन चीजें जो मेन है, 7-11 है जो हम ज्यादा सुनते हैं सिविल में। एक 110 की दरखास्त है प्रैक्टिकली। जी जी। आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है, आप बताएं। क्लास हमारा 1 मिनट बच गया है, तो आप जल्दी पूछ लें। जी जी मैं कह रहा था सर, जी। जी बेसिक, जी पूछे। मैं कह रहा सर मेन दरखास्त यही है ना, जो हमारी इधर चलती हैं ज्यादा प्रैक्टिकली, 110, 7-11, 12-2। जी सर, जी सर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा था कि कौन कौन से एप्लीकेशन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। लेक्चर जो मैंने आपको रिकॉर्ड भेजे थे ना, उसमें भी आप देख सकते हो, पता चल जाएगा आपको। जी जी।